हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रिलेटिव मोशन और हमारे पास जो है प्रोजेक्टाइल के भी कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। उसमें जो एक लास्ट का कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, वो हमने रखा था, वो आज हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं रिलेटिव मोशन। लास्ट के 2 लेक्चर में रिलेटिव मोशन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी पूरी काइनेमेटिक्स कंप्लीट होने वाली है। तो आपको भी पूरे काइनेमेटिक्स के जो थ्योरी है वो लेक्चर प्लस आपके जितने भी क्वेश्चंस है पीडीएफ जो भी डीपीपी आपको मिलता है वो सारे के सारे आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी क्या चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ के आसपास आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि जनवरी में आपके पेपर हो जाएंगे जेईई मेंस के। फिर जो है जो नीट देने वाले हैं उनके तो अप्रैल मई में होंगे, या फिर जो जनवरी के बाद एक और अटेम्प्ट होने वाला है उसमें भी होने वाला है जेईई मेंस का पेपर। बट आपको पहले रेडी रहना है जनवरी अटेम्प्ट के लिए। तो आपके पास मात्र 5 महीने हैं। आप सोच रहे होंगे अभी तो 5 महीने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर लेंगे, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। आपको सोचना होगा कि आप मात्र 5 महीने ही बचे हुए हैं, ठीक है। वरना जैसे ही अक्टूबर नवंबर आने लग जाएगा आप पैनिक होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं अर्लियर आपको वार्न कर रहा हूं कि अभी जो है आप शुरू कर लें। ये जो भी चीज़ है, हो सकता है कि कई बार हम सोच रहे होते हैं ठीक है 3-4 महीने में हो जाएगा सिलेबस। 3-4 महीने में कोई भी सिलेबस नहीं होता है, जेई की हो या नीट की हो, जेई मेंस हो, एडवांस हो, कोई सा भी सिलेबस 3-4 महीने में नहीं होता है until unless you are the rare case, और सब के सब रेयर केस नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको अभी से सब कुछ को बहुत ढंग से, आपको डिसिप्लिन मैनर में चलना है। जो भी चीज़ें कराई जाती है उसको बहुत ढंग से करना है, अपने दोस्तों से डिस्कस करना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको सॉल्व करना है, नहीं हो रहा है कहीं पूछना है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो आप, हो सके तो मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, या फिर आपके जो भी जानकार हैं, जो भी टीचर्स हैं, आप वहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आता है वो आप पूछ सकते हो। और जहाँ आपको थ्योरी में प्रॉब्लम आता है यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल एंटरटेन द प्रॉब्लम। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो है प्रोजेक्टाइल का कुछ जो पॉइंट बचा हुआ था, इसमें क्या था हमारे पास, इंक्लाइंड, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये हमारे पास बचा हुआ था। इसको पहले आज करेंगे, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं रिलेटिव मोशन। तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इसका क्या मतलब है? इंक्लाइंड का क्या मतलब होता है? इंक्लाइंड का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ वो हाइट पे किसी एंगल पे वो बना हुआ है। सपोज करो ये सरफेस है आपका, इस सरफेस पे जैसे आप बच्चे जो झूला झूलते हैं वो देखे होंगे आपने, बच्चे जो फिसलते हैं ऊपर से, ये रहा फिसलने वाला, और यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट होता है, यहाँ भी पकड़ने के लिए सपोर्ट होता है, और बच्चे यहाँ बैठ के सीधा नीचे इस तरह से आते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, किसी न किसी एंगल पे, थीटा पे ये इंक्लाइंड होता है। तो इसी को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा। अब यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, वट, मतलब जो भी इंक्लिनेशन बनाया गया है उस तरह का यहाँ पे एंगल हो सकता है। वो सेफेस्ट इंक्लिनेशन दिया जाता है ताकि बच्चे जो यहाँ से गिरे तो वो बहुत तेज गति से ना गिरे, उसे चोट ना आ जाए, उस तरह से यहाँ पे इंक्लिनेशन दिया जाता है, ठीक है। तो हम जो करने वाले हैं वो तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, वो तो उसमें तो कोई भी एंगल हो सकता है। आप जो है प्रोजेक्ट करोगे किसी बॉल को, किसी पार्टिकल को विद सम एंगल, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल कराना। तो ये आपका क्या है, ये है एक्चुअली इंक्लिनेशन। मैंने बताया कि थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन किस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम करेंगे प्रोजेक्टाइल जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पे किस तरीके से होता है। वहां पे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, और जितने भी चीज़ है हमें, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और फिर रेंज, ये तीनों जो है बेसिक चीजें हैं, ये तीनों हमें हर जगह पे निकालना पड़ता है। तो सबसे पहला इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा, क्या क्या आएगा, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एक बार आपका जो बॉल है अपवर्ड जाएगा और एक बार डाउनवर्ड, 2 अलग अलग केस आएगा, एक तो अपवर्ड मोशन के लिए और एक डाउनवर्ड मोशन के लिए, ठीक है। ये दोनों मोशन के लिए आएगा। तो सपोज करो ये आपका इंक्लाइंड है, दिस इज योर इंक्लाइंड, और ये क्या है आपका नीचे में, अर्थ सरफेस, ये आपका अर्थ सरफेस है, और ये क्या है आपका इंक्लाइंड विद एंगल थीटा, जो भी एंगल यहां पे दिया हुआ है, ओके, एंगल थीटा। तो यहां पे जो बॉल है या तो यहां पे रहेगा नीचे वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, या तो यहां से प्रोजेक्ट किया जाएगा, या तो हो सकता है टॉप से प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो जब यहां से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ये बॉल को सपोज करो इधर से हमने प्रोजेक्ट किया, इस तरह
किसी एंगल पे, सपोज करो ये एंगल जो है यहाँ से अल्फा है। अल्फा क्या है? अल्फा जो है आपका वो इस इंक्लिनेशन, ये जो प्लेन है ना इंक्लिनेशन प्लेन, इस प्लेन से अल्फा एंगल बना हुआ है। ओके, इस प्लेन से अल्फा है, और ये जो थीटा है ये क्या है? ये ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एंगल थीटा बना हुआ है। किसका? इंक्लिनेशन का, इंक्लिनेशन का एंगल थीटा है, और साथ में आपका जो अल्फा है ये क्या है? इस इंक्लाइंड प्लेन से एंगल बना हुआ है अल्फा, और जो बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है वो इस इंक्लिनेशन जो इंक्लाइंड प्लेन है उससे अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे देखो, ये बॉल इस तरह से मूव करेगा और इस तरह से मूव करके यहाँ पे इस तरह प्रोजेक्टाइल करेगा। ठीक है, तो आपको ये जो पाथ है ये वो वापस से ट्रेजेक्टरी जो हमने कल बात किया था, इसमें आपको ये क्या निकालना है? एक तो एच मैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट, जो कि इस प्रोजेक्टाइल के दौरान इस बॉल ने अटेंड किया है, ये मैक्सिमम हाइट, इसको हम बोलते हैं एच मैक्स। ये आपको निकालना होगा यहाँ पे। दूसरा क्या निकालना है कि ये एच मैक्स तक जाने में कितना टाइम लगा है, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। यहां से यहां तक जब गया होगा, इस पॉइंट तक जब बॉल पहुंचा होगा, तो यहाँ पे टाइम ऑफ क्या लगा होगा? एसेंट लगा होगा। फिर इस बॉल को यहां से जब ये नीचे आएगा तो इसको क्या लगेगा? बोलो, टाइम ऑफ डिसेंट लगेगा। ओके, और ये दोनों टाइम को जब हम जोड़ देंगे उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां लिख देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज इक्वल टू व्हाट? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना होगा कि ये बॉल जो है यहां से कहां तक गया होगा, ये प्लेन के ऊपर, इसको हम बोलते हैं रेंज। ये तीन चीज, ये तीन बेसिक चीज है जो आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप ये तीन बेसिक चीज निकालना जानते हो तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, तो सबसे पहले हमें बेसिक समझना है कि इंक्लाइंड के ऊपर किस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया है कि मोशन इन 1D से ही मैं प्रोजेक्टाइल भी आपको बताया हूं, पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल। अब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर भी जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं सब के सब मोशन इन 1D से ही मैं सॉल्व कर दूंगा, आपको एक भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको मैंने बताया था सबसे पहले कि अगर मोशन इन 1D की मैं बात करूं, ये बॉल है, बॉल को मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया था u वेलोसिटी से, तो ये ऊपर तक हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता था, जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, क्या होता था? u/g। ठीक है, अब ये u क्या होता था? u होता था आपका ये जो सरफेस है, जिस सरफेस से आपने फेंका है उस सरफेस की बिल्कुल परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी। ओके, और जो g होता है वो भी क्या होता है? इसी सरफेस के परपेंडिकुलर, जो g लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी इसके इस सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर ही होता है नीचे की तरफ। तो आपको वही u लिखना है, u/g लिखना है। अब सोचो, जब हमने प्रोजेक्ट किया है यहां से, प्रोजेक्ट किया यहां से, तो यहां से हमने प्रोजेक्ट किया, तो आप ये सपोज करो u वेलोसिटी मैं ले लेता हूं, यहां पे भी u वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोजेक्ट किया गया है तो इसके लिए प्लेन कौन सा है? प्लेन ये है, ये रहा प्लेन, ये रहा प्लेन, ये जो प्लेन दिख रहा है दिस इज इंक्लिनेशन प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि यहां से भी हमने प्रोजेक्ट किया था तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी लिया था। आपको याद होगा कि जब हमने प्रोजेक्टाइल भी किया था तो यहां से ऐसे आया था, तो ये जो प्लेन था इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले हम सारे कंपोनेंट सब कुछ लिए थे परपेंडिकुलर वाले। सिमिलरली आप जब इंक्लिनेशन पे बात करोगे तो ये जो प्लेन है आपका, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी चीज होगा उसको आपको यहाँ पे लेना है। क्लियर? तो आप देखो यहाँ पे u है, u का अगर मैं हॉरिजेंटल लूंगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? u cos अल्फा, ये हॉरिजेंटल वाला। अगर मैं बात करूं u का कंपोनेंट दो होगा, एक तो हॉरिजेंटल एक परपेंडिकुलर। देखो प्लेन के हॉरिजेंटल और प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको ढंग से, u हॉरिजेंटल क्या होने वाला? u हॉरिजेंटल u cos अल्फा, साथ में परपेंडिकुलर क्या होगा? u परपेंडिकुलर, इस तरह बना देता हूं, u परपेंडिकुलर u साइन अल्फा, लिख दो यहाँ u साइन अल्फा। ठीक है, हॉरिजेंटल और परपेंडिकुलर हमने लिख लिया। अब साथ में आपको g का भी कंपोनेंट क्या करना है? g का भी कंपोनेंट आपको इसी जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर लेना है। अब सोचो, जो बॉल है, अगर सपोज करो इस पॉइंट पे मैं बात करूं, कहीं पे भी एक जगह पॉइंट पे बात करूं, यहाँ कहीं आपको कचरा ना लगे, ये सपोज यहाँ पे है, g जो है वो नीचे की तरफ लगता है, आपको पता है, ये रहा g नीचे की तरफ लगता है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इसी प्लेन के पैरेलल, दूसरा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। और हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला। ओके, तो आपको प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे लोगे? ये देखो, ये g है, g का जो कंपोनेंट करोगे कैसे होगा? यहाँ पे थीटा है, देखो इसमें अल्फा यूज नहीं होगा, यहाँ थीटा है, यहाँ इसको ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये जो नीचे आ रहा है ये 90 है, तो ये एंगल क्या होगा? बताओ ये एंगल क्या होगा? ये थीटा है, ये 90 है। अगर ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा,
इसीलिए थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ओके, और ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये जो देखो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो ये पूरा का पूरा यहाँ से 90 होगा और ये 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, ये g है नीचे की तरफ तो इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, g cos थीटा, ये लो g cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, g sin थीटा। तो यहाँ मैं ये भी लिख देता हूँ, g का जो कंपोनेंट है आपका हॉरिजॉन्टल वाला क्या होगा, g sin थीटा, और g का जो आपका ये कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, g cos थीटा। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने निकाल लिए। अब आपके पास बहुत ही आसान हो गया, अब आप जो मर्जी है वो निकालना चाहो फटाफट निकाल लो। यहाँ पे देखो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट निकालना क्या होता है, u अपॉन जी। u कौन सा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो परपेंडिकुलर कौन है, ये रहा, लिख दो, पहले लिख देता हूं मैं, u परपेंडिकुलर अपॉन क्या, g परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू प्लेन, जिस प्लेन पे आपने प्रोजेक्ट किया है। ओके, देखो u परपेंडिकुलर कितना है, u साइन अल्फा अपॉन g परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा g cos थीटा, लिख दो यहाँ g cos थीटा, सिंपल। आपका टाइम ऑफ एसेंट आ चुका है। जब टाइम ऑफ एसेंट जितना होता है आपको पता है कि ये जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही होता है, या फिर आप वापस निकाल लो, इसमें क्या है, इसको इक्वल्स टू लिख दो टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों ही सेम होता है, और आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये जो भी चीज़ है, u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा। इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया आपको शुरुआत में, आफ्टर डूइंग द मोशन इन 1D, जैसे ही 1D के बाद हमने प्रोजेक्टाइल पाया तो सारे कॉन्सेप्ट वही चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम हाइट निकालो, एच मैक्स। ये भी बहुत सिंपल है, कैसे निकलता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, आपको याद होगा ये आपका क्या आता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g आता है। तो इसमें हमें क्या करना है, u का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला ये है, तो इसका स्क्वायर करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन व्हाट, 2 इंटू जी, तो 2 इंटू जी का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर वाला, तो ये हो जाएगा g cos थीटा, सिंपल। एच मैक्स आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज में आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ क्या होता है, पहले जो हम रेंज निकालते थे उसमें क्या होता था, जब हम पहले रेंज निकालते थे इस तरह से, आपके पास परपेंडिकुलर प्रोजेक्टाइल जो नॉर्मल होता था उसमें क्या होता था, यहाँ पे आपने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ये एंगल थीटा होता था, तो इधर u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट, आप यही करते थे। इसमें क्या होता था कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इधर था, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो u cos थीटा को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर सकता था। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे थे। लेकिन अब अफेक्ट करने वाला है, क्यों, देखो यहाँ पे जो u का जो कंपोनेंट है आपका, इसका जो कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल में है वो क्या है, ये देखो u का हॉरिजॉन्टल वाला क्या है, u cos अल्फा, जो कि इधर है, u cos अल्फा इधर। अब सोचो जो आपका g लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे भी आपका नीचे की तरफ लगेगा इस तरह। तो ये जो कंपोनेंट है इसको अब इफेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये 90 पे नहीं है बल्कि किसी न किसी एंगल पे है। ठीक है, ये अब इसको इफेक्ट करने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कि इसी प्लेन के पैरेलल में g का क्या इफेक्ट रहेगा, उस इफेक्ट को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको रेंज सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब सॉल्व करते हैं रेंज। रेंज में कुछ नहीं, आपको निकालना तो वही है, ऐसी कोष्ट क्या, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही लगाओ और यहाँ पे सब कुछ कर दो, सिंपल। देखो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ आपको रेंज, वो भी सिंपल ही है। रेंज क्या होता है, रेंज मतलब व्हाट, एस, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऑन सम एक्सिस, है ना। तो ये एक अलग सा एक्सिस बन चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा रेंज, बताओ, ut प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। तो u क्या है आपका, u इस पैरेलल, ये जो प्लेन है इसके पैरेलल में क्या है, u हॉरिजॉन्टल कितना है, u cos अल्फा। तो लिखो यहाँ पे u cos अल्फा, और t क्या है, t है एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि हम पहले वो वहाँ पे भी लिखते थे। तो t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल रखा है वैसे, ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको यहाँ पे पुट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकला है उसको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद प्लस
हाफ ए क्या है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी का कौन सा, ये डायरेक्ट नीचे वाला नहीं लिख देना है, क्यों, क्योंकि हम अभी इस प्लेन पे चल रहे हैं ना, तो इस जी का इफेक्ट होना पड़ेगा इस प्लेन के पैरेलल में, वो क्या होगा वो आपको लिखना है। तो आप सोचो यहाँ पे क्या होगा, जी का जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर में जी कॉस थीटा, जी का जो कंपोनेंट है वो पैरेलल टू दिस प्लेन क्या है, जी साइन थीटा, यहाँ मैंने लिखा है देखो जी साइन थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला, तो ये जी साइन थीटा विल बी यूज्ड हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जी साइन थीटा लिखना तो है, लेकिन इस डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव के साथ, क्यों, क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का यहाँ पे कंपोनेंट भी लेंगे तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे प्लस हाफ और माइनस जी साइन थीटा, और उसके बाद क्या होगा टी स्क्वायर, मतलब टी फाइनल नहीं, टी फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। अब बस इसको पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल हो चुका है अब वरना अगर आप इसको निकालने जाते तो ये जो है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो भी थ्योरी से आप समझते वो बहुत ही टफ होता है, ये अगर करोगे तो ये बहुत ही आसान है। इस तरीके से आपको याद रखना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, जो भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी लो, उसके परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन भी लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके परपेंडिकुलर जो भी आ रहा है उसको लो, और उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से निकल जाते हैं। एच मैक्स, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, डिसेंट, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिकली क्या है, ऊपर की तरफ गया है, मतलब अपवर्ड मोशन, ये वाला हमने किया अभी अपवर्ड मोशन। अब हम कौन सा करेंगे, डाउनवर्ड मोशन। अब डाउनवर्ड के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, ये बॉल जो है यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ आया, अब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, सिंपल इतना सा चेंज हमें करना है। देखो इसी में मैं चेंज करूंगा, अपने आप समझ आ जाएगा। इसमें चेंज करूं कि नया बना दूं, नया बना देता हूं, वरना आप बोलोगे कि मेरे को तो 2 बार लिखना पड़ता है सर, नया ही बना देता हूं, चलो ठीक है, जल्दी से इसको लिखो। पॉज करो और लिखो इसको जल्दी से, चलो। अब एक कॉन्सेप्ट सीख चुके हो तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, अब बहुत आसान हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम लगता है, कुछ चीजें तो सेम ही आ जाएगी, एक्चुअल में कुछ चीजें सेम आ जाएगी, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है हो सकता है ये सब चीजें सेम आ जाए, क्योंकि ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकती है, देखते हैं। चलो शुरू करें। जो इंक्लाइंड है वो इस तरह से ही है, अभी भी एंगल आपका ये थीटा है, और साथ में क्या हुआ, ये जो बॉल है ये इस बार ऊपर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इंक्लाइंड के अंदर घुसा हुआ है, ये ऐसा ना समझ लेना, इंक्लाइंड के अंदर है, बॉल इसके ऊपर ही है, ये रहा, ठीक है। अब इसको हमने प्रोजेक्ट किया, चलो अल्फा एंगल यहाँ भी माना था, चलो यहाँ पे भी, यहाँ बीटा एंगल मान लो, अल्फा कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा एंगल विद इंक्लिनेशन से हमने अल्फा बनाया, ठीक है, और ये थीटा अलग है, थीटा एंड अल्फा डिफरेंट एंगल, ये इसको मिक्स नहीं कर देना है, थीटा अल्फा जो है वो कौन है, दोनों डिफरेंट एंगल है। तो अब यहाँ पे आपने u वेलोसिटी से फेंका है, तो अब क्या होने वाला है, ये इस तरह से करके यहाँ गिरेगा, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका एच मैक्स है, मैक्सिमम हाइट अटेंड, एच मैक्स हो गया। और ये जो फेंका गया है इसका 2 कंपोनेंट है, एक इधर एक इधर, ये क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या है वर्टिकल कंपोनेंट। आपको यहाँ पे पूछा जाएगा एच मैक्स, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज, फाइनली ये है आपका रेंज, ठीक है। इतना सारा चीज पूछा जाएगा। अब वापस से सेम ही कॉन्सेप्ट लगाना है, बताओ टाइम ऑफ एसेंट कैसे लिखेंगे। टाइम ऑफ एसेंट होता है u अपॉन जी, तो u कौन सा, परपेंडिकुलर वाला। तो अब देखो u का हॉरिजॉन्टल कौन सा है, ये वाला u कॉस अल्फा, और ये यहाँ पे u साइन अल्फा क्या है, ये है आपका परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। वापिस से सेम चीज, u परपेंडिकुलर क्या है, u साइन अल्फा, है ना, और u अपॉन जी होता है, तो g का भी वही कंपोनेंट है, g यहाँ पे जैसे ऐसे नीचे लग रहा है, तो g का जो कंपोनेंट होगा इधर हॉरिजॉन्टल में और परपेंडिकुलर में, वो अभी हमने निकाला भी था, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो टाइम ऑफ जो एसेंट है वो क्या होगा, u अपॉन जी, तो u परपेंडिकुलर वाला मतलब u साइन अल्फा अपॉन व्हाट, g का परपेंडिकुलर वाला g कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, टाइम ऑफ एसेंट सेम आ गया क्या, u साइन अल्फा अपॉन g कॉस थीटा बिल्कुल सेम आ गया, मतलब आपका टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट सेम ही आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपका क्या होगा, सेम ही होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होगा,
ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, एच मैक्स निकालते हैं। एच मैक्स में देखते हैं क्या चेंज आता है क्या। एच मैक्स क्या होने वाला है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो यू स्क्वायर कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो वही चीज सेम आ जाएगा, क्योंकि यू परपेंडिकुलर ये है, ये लो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, 2 इंटू वट, जी परपेंडिकुलर, तो जी कॉस थीटा, सिंपल। एच मैक्स तक तो कोई भी चेंज नहीं आया। फाइनली चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा आपका इस आर को निकालने में, ये जो रेंज है इसको निकालने में। क्यों, क्योंकि अब बॉल देखो नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है तो जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको सपोर्ट कर रहा है, जबकि जब बॉल यहाँ नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया था तब जी जो है उसको खींच के नीचे लाने का ट्राई कर रहा था, मतलब बेसिकली ऊपर जाने से रोक रहा था। अभी जब ये खुद ही नीचे आना चाह रहा है और जी भी इसको नीचे लाना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे अगर मैं आर निकालू, आर बेसिकली क्या है, एस है, एस इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में सपोर्ट कर रहा है ना इसको, तो यहाँ पे अपोज नहीं कर रहा है, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो एस जो है आप या तो आप सिंपली ऐसे अगर साइन कन्वेंशन के साथ बनाना चाहो, एक बार मैं ऐसे बताता हूँ फिर साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यू कौन सा लाएगा, हॉरिजेंटल वाला, यू हॉरिजेंटल यू कॉस अल्फा, या लिखो यू कॉस अल्फा। टी क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये लो टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस डायरेक्शन, क्या होने वाला है, जी का हॉरिजेंटल वाला, जी साइन थीटा, यहाँ लिख दो जी, चलो नीचे लिखता हूँ, ये दिखेगा नहीं आपको, चलो ये देखो u का कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, u साइन अल्फा, ये लो u साइन अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस डायरेक्शन, g हॉरिजेंटल g साइन थीटा, g साइन थीटा इंटू व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी g तो नीचे की तरफ है, तो माइनस क्यों नहीं लिया, तो साइन के साथ अगर आपको बनाना है तो देखो कैसे होगा, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं तो s भी तो नेगेटिव होगा, मतलब जो भी रेंज है वो भी तो नेगेटिव ही होगा, तो आप यहाँ पे सामने में ही क्या लगा दोगे, माइनस ऑफ r इक्वल्स टू, अब आप यहाँ से करोगे जो भी है u, अब u भी नीचे ही है, नीचे की डायरेक्शन, तो वो भी नेगेटिव होगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे माइनस u साइन अल्फा, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद प्लस हाफ, ये जो भी चीज है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस हाफ, और फिर g का माइनस लिखोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस g साइन थीटा इनटू व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, इनटू व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। अब देखो माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, माइनस यहाँ से भी कॉमन आएगा, और बाहर निकलेगा तो माइनस और माइनस इधर वाला कट जाएगा, मतलब ये माइनस और ये माइनस सारे के सारे कट जाएंगे, और सिमिलर यही वाला कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। तो आपके पास देखो सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ रेंज का डिफरेंस है, रेंज के अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो रेंज में यहाँ पे माइनस आता है और वहां पे प्लस आता है, बस इतना सा फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। फटाफट लिखो, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे, फिर रिलेटिव मोशन करना है। पॉज करो, लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। हमने डाउनवर्ड मोशन भी कंप्लीट कर लिया, ओके। इंक्लाइंड प्लेन जो है बहुत सिंपल तरीके में हमने कंप्लीट किया, इससे जो भी है टफ ही होता है, जहाँ पे भी आपको बताया जाता है इससे टफ ही बताया जाता है, बट ये हमने सबसे सिंपल तरीके से खत्म किया है। डीबी सब करते रहो, बिल्कुल आलस में नहीं आना है। अगर अभी आलस में आ गए तो बस बाद में पैनिक होना पड़ जाएगा, और पैनिक होने से भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखो। पैनिक होने से कोई अच्छा रिजल्ट होता नहीं है, तो अभी कंटिन्यू रेगुलर पढ़ते रहो। प्रॉब्लम आती है पूछते रहो। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इस पे। सपोज करो ये आपका एक इंक्लाइंड है जो कि 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। एक बॉल है आपका, इस बॉल को हमने कुछ वेलोसिटी दिया विद सम एंगल, ये एंगल मान लो ये भी एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और आपने इसको 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी, ठीक है। और आपको यहाँ पे पता क्या क्या करना है, आपको पता करना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, फिर
एच मैक्स क्या होगा और रेंज क्या आएगा। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट आपको कहाँ दोहराना है, अगर यही जो है इंक्लाइंड पे बॉल को ऊपर से फेंका जाता, ये 30 डिग्री होता और इसको भी यहाँ पे हमने 30 डिग्री एंगल बना के फेंका 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम सब कुछ निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर एच मैक्स एंड रेंज। आपको पता है कि कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, रेंज चेंज होता है। तो इसमें जो निकल गया वही यहाँ पे भी निकलेगा और सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, रेंज चेंज होने वाला है। तो रेंज दोनों में डिफरेंट आएगा। तो निकालते हैं कैसे निकलेगा। चलो सबसे पहले हमें पता है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो क्या होता है, 2u/g। सबसे इनिशियल वाले पे जाओ पहले, उसके बाद आप यहां पे आओ कि u कौन सा, परपेंडिकुलर, g कौन सा, परपेंडिकुलर। अब यहां पे आ जाते हैं 2u का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको, यहां देख के डायरेक्ट लिख सकते हो। परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इसका हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, ये वाला। ये देखो 20 का cos 30, 20 का cos 30 जो है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, बट इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला। 20 sin 30, 20 sin 30 ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अब लिख दो यहाँ पे 20 का sin 30, sin 30 कितना होता है, हाफ, ये लिख दो हाफ, अपॉन g परपेंडिकुलर। अब बताओ g इस तरह से होता है नीचे, इसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये होगा और हॉरिजॉन्टल ये होगा। तो ये थीटा है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, 60 होगा और ये 30 होगा। चलो निकालते हैं, g का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, g cos 30, तो परपेंडिकुलर यही है, तो ये लिखो g cos 30 कितना होगा, √3/2, बस हो गया, ये 2 से 2 कट गया। g का वैल्यू कितना होगा 10, तो ऊपर 20 है, अपॉन में ये 10 इंटू √3/2, ये 10 से 2 बार में कट जाएगा, तो 2/√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, बन गया ऑब्वियसली 4/√3। तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 4/√3 है तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, पता ही है आपको। तो आप क्या लिख सकते हो, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट जो है बराबर होता है इसके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, हैंस 2 times TD इक्वल्स टू TF। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन 2। तो इसको आपको 2 से क्या करना होगा, डिवाइड, तो 4/√3 और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या बन जाएगा बोलो, 2/√3। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो रहा है, 2/√3। ये तो मैंने बहुत लेंथी करके दिखा दिया, वैसे आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट बराबर होता है, ये इतना आया, इसका बाय 2 कर दो, सिंपल, इसमें तो कुछ पंगा नहीं है। तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इसके लिए भी सेम ही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी दिखाया कि सिर्फ चेंज कहाँ आता है, रेंज के अंदर, और कहीं भी चेंज नहीं आता है। तो हम यहाँ पे टाइम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे एच मैक्स। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको। चलो निकालते हैं एच मैक्स। एच मैक्स कैसे आता है बोलो, u²/2g, तो u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2 times g का परपेंडिकुलर, यही हमें चाहिए। चलो u परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, तो ये कितना आया था, 10 आया था, इसको लिख दो 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100/2 इंटू जी का परपेंडिकुलर क्या होगा, g का परपेंडिकुलर g cos 30, 10 इंटू cos 30 √3/2, 2 से 2 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो क्या बच गया 10/√3, सिंपल। जो एच मैक्स है कितना आ गया, ये बॉल यहाँ से निकलेगा और ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल करके यहाँ तक आएगा, ये है आपका एच मैक्स, ठीक है। और ये एच मैक्स कितना आ रहा है, 10/√3, ठीक है। ये आ गया आपके पास एच मैक्स, ये रहा इतना मीटर, जो भी है मीटर किलोमीटर जो दिया हुआ रहेगा, आपको स्पीड जिसमें दिया रहेगा उस हिसाब से आप लिखोगे, ओके। फाइनली हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रेंज। रेंज देखो क्या होता है, रेंज होता है आपका u कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल कितना है, हॉरिजॉन्टल अभी हमने निकाला नहीं है, 20 cos 30 है ना, तो क्या होगा आपका 20 cos 30 का वैल्यू कितना होगा, 20 इंटू √3/2, ये बन जाएगा आपका 10√3, 10√3। तो यहाँ लिख देते हैं 10√3 और मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो u इंटू t क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4/√3। चलो लिखो यहाँ 4/√3। अच्छा ये ऊपर जा रहा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे -12 g² जो भी है, आपने देखा है फॉर्मूला निकालते समय, -12 g का कौन सा कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल वाला, तो g cos 60 मतलब g/2, ठीक है। t
टी स्क्वायर मतलब 4/√3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16/√3 का स्क्वायर 3। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। ये √3 से √3 कट गया, यहाँ क्या बच गया 40 माइनस ये बच गया आपके पास 2 से ये 8 बार में कट गया, ये 2 से ये 4 बार में, तो 4 इंटू जी कितना है 10 इंटू 4 ये 40/3। बस इसको सॉल्व कर लो। 43 जा 120 माइनस 40/3, सिंपल। कितना हो गया 80/3 मीटर। ये हो गया आपका रेंज। ओके, अब इस वाले के लिए भी सब कुछ सेम आने वाला है, टाइम ऑफ असेंट, डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, एचएमएक्स सब सेम आने वाला है जो यहाँ निकाला है। बस चेंज क्या होगा यहाँ पे रेंज का। चलो रेंज में निकाल देता हूँ, बाकी सब आप इसको वापस से निकाल लेना। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सेम। यहाँ पे ऐसा ऐसा गिरेगा तो रेंज यहाँ पे डिफरेंट होने वाला है। यहाँ रेंज ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे रेंज कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जी जो है इसको खींच के नीचे लाना चाहता है और यहाँ पे जी जो है इसको सपोर्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये ज्यादा जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर पाता है। ओके, तो यू तो वही है सेम चीज 10√3 4/√3, जहां माइनस है वहां सिर्फ क्या होने वाला बोलो प्लस हाफ g/2, सब कुछ सेम, सब कुछ है ना, इंटू 16/3 सब सेम है बिल्कुल। ये भी सब कुछ सेम है, बस ये माइनस की जगह प्लस आएगा। फाइनली 40 प्लस 40/3, सो ये क्या हो जाएगा 160/3 मीटर। देखो इतना आसान होता है आपका प्रोजेक्टाइल जो है इंक्लाइंड के ऊपर, या तो अपवर्ड जाएगा या तो डाउनवर्ड आएगा। दोनों ही केस हमने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से डेरिवेशन भी कर दिया सारा चीज का, और इसके बाद हमने क्या किया, इसका क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत आराम से कर जाओगे। अब हमें आगे बढ़ना है रिलेटिव मोशन पे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लूंगा जेई का, इसको फटाफट लिखो। और उसके बाद जो है हम रिलेटिव मोशन के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज के लेक्चर में रिलेटिव का थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कल रिलेटिव को ख़त्म कर देंगे, जिसमें कि रेनमेन प्रॉब्लम और उसके बाद रिवर बोट प्रॉब्लम और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इतना ये सारा चीज़ होगा और फिर आपका काइनेमेटिक्स ऑल क्लियर। तो प्रोजेक्टाइल ऑलमोस्ट हमने कर लिया है, मिटा दे क्या? चलो एक क्वेश्चन करके तब मिटाएंगे। एक जेई का प्रॉब्लम है। देखो दो तरह के हमारे पास बुलेट हैं, एक बुलेट ए एक दूसरा बुलेट बी। ये जेई 2019 में आया है। ओके, दो बुलेट हैं, मतलब दो गन है। बुलेट तो बहुत होंगे इसमें, ठीक है। इस तरीके से है ना, ये है आपका गन ए, ये है गन बी। इसकी जो क्षमता है वो क्या है, 1 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये फायर कर सकता है। दूसरा वाला 2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये क्या कर सकता है, फायर कर सकता है। ठीक है, अब एक पोजीशन है, सपोज यहाँ इस जगह पे गन ए एंड गन बी दोनों को लाया गया और उसके बाद इसको बोला गया कि चलो आप फायर करो। ठीक है, आपको जहां तक फायर कर सकते हो वहां तक आपको जमीन दे देंगे। ठीक है, एक कहानी हुआ करता था बहुत छोटे में कि एक किसान को बोला गया कि आप सुबह जाओ और जहां तक आप जा सकते हो वहां तक जाओ और वहां से वापस आपको आना है शाम तक। जहां तक आप चल जाओगे फिर वहां तक की जमीन आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो वो किसान क्या करता है, सुबह सुबह चलता है आराम से और चलता जाता है। जब आफ्टरनून का टाइम आता है, मतलब लंच का टाइम आ जाता है, तो वो देखता है मैं बहुत सारा ज़मीन जो है कवर कर चुका हूँ, तो उसको और लालच आता है कि अच्छी बात है, ये तो इतना ज़मीन तो मेरा हो गया। फिर उसके बाद और आगे आगे जाता है, फिर कंटिन्यू वो बढ़ता जाता है 2-3 बज जाते हैं। फिर सोचता है कि जब चले जाएंगे तो उसके बाद तो वापस आ ही जाएंगे, तो वो फिर शाम हो जाता है, फिर 2-3 बज जाते हैं। फिर वो 3 बज जाते हैं तो वो देखता है बहुत सारा लैंड मैंने कवर कर लिया है, तो वो क्या करते हैं और ज़्यादा तेज हो जाता है कि मैं और भी लैंड कवर कर लूँ। तो ऐसे करते करते 4 बज जाते हैं, शाम हो जाते हैं। अब वो सोचता है ठीक है 5:30-6 बजे के आसपास तो सनसेट हो जाएगा, तो वहाँ से वो वापस आना चाहता है। तो वहाँ से जब वापस आता है, तो जब वापस आने लग जाता है तो वो रास्ते में थक जाता है, क्योंकि सुबह से तो वो चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा दूर तक निकल जाता है। तो उधर से जब वापस आ रहा होता है तो रास्ते में आते आते वो बहुत थक जाता है, प्यास लगती है, कहीं पानी नहीं मिलता है, वो कंटिन्यू चल रहा है।
लास्ट मोमेंट पे वो लड़खड़ा के ज़मीन पे गिर जाता है और वो करीब करीब जब 1-2 किलोमीटर आसपास ही रहता है तब वो ट्रॉलिंग करना शुरू करता है, किसी तरीके से मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि जब यहाँ तक नहीं आ पाएगा तो ज़मीन नहीं, ठीक है, बिल्कुल राजा जो भेजा था उस राजा के पास तक नहीं आ पाएगा तो ज़मीन नहीं मिलेगी। तो वो लास्ट में आता आता जब 100 मीटर बचता है, उस 100 मीटर पे आके वो उसकी सांसें थम जाती है, ठीक है। तो वो लास्ट मोमेंट वहाँ तक आता है, बस उसके बाद ख़त्म, फिर उसको ना ज़मीन मिलती है ना उसकी ज़िंदगी। तो ग्रीडी जो है ना, लालची, उसका ये कॉन्सेप्ट था। वो बेसिकली राजा जो है वो सिखाना चाहते थे आपको भी इस तरह से ग्रीडी नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ग्रीडी होने से जो हमें मिलने का होता है वो भी नहीं मिलता है ना। तो ये देखो गन जो है यहाँ से फायर किया जा रहा है, आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। गन जो है यहाँ से फायर किया जा रहा है, ठीक है, आ जाओ अपने जगह पे आ जाओ फटाफट, अब राजा वाजा छोड़ो अब। तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड और ये क्या है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से गन जो फायर किया जा रहा है तो वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड क्या 1 किलोमीटर पर सेकेंड से दूसरा गन 2 किलोमीटर पर सेकेंड से फायर कर सकता है। अब सपोज करो ये बहुत धीरे से टुक से ऐसे फायर करेगा तो क्या होगा, यहाँ से बुलेट गिर जाएगी यहाँ पे, और थोड़ा सा जोर लगाएगा तो क्या होगा, यहाँ तक गिर जाएगी, और थोड़ा जोर लगाएगा तो यहाँ तक गिर जाएगी। अब ये क्या बोला गया कि इस गन को चारों डायरेक्शन में फायर करना है, किसी भी डायरेक्शन में फायर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इधर भी फायर कर रहा है, 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 नीचे इधर, हर तरफ इन ऑल द डायरेक्शंस वो फायर कर रहा है, मतलब सर्कुलर रीजन में हर जगह फायर कर रहा है। और जितने स्पीड इसके पास है उतना फायर कर रहा है, अप टू 1 किलोमीटर तक फायर कर सकता है, ये अप टू 2 किलोमीटर पर सेकेंड तक फायर कर सकता है। तो आपको बताना है कि ये जो है गन ए एंड गन बी जो अपना एरिया कवर करेगा बाय बुलेट, जो भी गन फायर करेगा बुलेट को फायर करेगा वो कितना एरिया कवर करेगा उसका रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। एरिया कवर्ड बाय ए मतलब एरिया कवर्ड बाय गन ए विद रिस्पेक्ट टू एरिया कवर्ड बाय गन बी, ये आपको निकालना है ये कितना होगा, ठीक है। तो देखो ये जब यहाँ से मैक्सिमम जो ये फायर कर सकता है कितना होता है आपको पता होगा, रेंज मैक्सिमम कितना होता है, ये जब यहाँ से फायर करेगा इस तरह किसी भी एंगल पे तो ये क्या होगा, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करके यहाँ पे गिरेगा। तो फाइनली इसके अंदर जो भी पॉइंट है इन सब पॉइंट पे तो ये फायर कर ही सकता है, थोड़ा कम स्पीड से फायर करेगा तो यहाँ गिरेगा, और स्पीड से यहाँ गिरेगा, और स्पीड से यहाँ गिरेगा, हर जगह पे ये फायर तो कर ही सकता है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम रेंज हो सकता है वो आपको पता है कितने एंगल पे होता है, 45 डिग्री पे, ये आपको पता है कि ये 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होता है, और इससे ज़्यादा दूर तो कभी भी नहीं जा सकता है क्योंकि रेंज मैक्सिमम से ज़्यादा थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जा सकता है। तो इस जगह तक पहुँचने में ये कितने एरिया कवर कर रहा है वो निकालना है, फिर दूसरे गन के द्वारा जो एरिया कवर करेगा वो निकालना है, और दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये रेंज निकालना पड़ेगा जो कि आपका रेडियस का काम करेगा, और यही गन जो है हर डायरेक्शन में ये बेसिकली फायर करेगा, इस तरीके से हर डायरेक्शन में फायर करेगा। तो आपको ये जो पूरा सर्कुलर रीजन है इस पूरे रीजन का एक एरिया और दूसरे गन के द्वारा जो एरिया है वो निकालना है, दोनों के एरिया को डिवाइड करके रेशियो निकालना है। निकालो फटाफट। सबसे पहला काम आपका ये निकालना रेडियस, जितने रेडियस तक ये जा सकता है, मतलब रेंज निकालना। तो कैसे निकालोगे रेंज बताओ। यू जो आपका है ये गन है, यहाँ से फायर होगा मेकिंग 45 डिग्री और स्पीड कितना है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या होने वाला है बताओ, इसका कंपोनेंट इधर 1 cos 45 कितना होता है इंटू 1/√2, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 1/√2 हो गया। और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बोलो, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट से। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, इस केस में यहाँ कोई प्रोजेक्ट ये कोई इंक्लाइन के ऊपर नहीं है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में कितना होने वाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट होने वाला है 2 टाइम्स u/g। तो 2 इंटू यू कौन सा परपेंडिकुलर वाला, बोलो कितना होगा, ये 45 तो ये भी 45, परपेंडिकुलर भी 1/√2 ही होगा। तो 2uy/g, जी तो वही सेम रह जाएगा g, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 2/√2/g। तो u हॉरिजेंटल इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये है 2 इंटू 1/√2/g। क्या बात समझ आ रहा है, ये आपका रेंज है। तो देखो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होने वाला है 2 हो जाएगा, तो 2/2/g, ये 2 कट जाएगा, 1/1 हो गया, g ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली ये क्या हो गया g। तो रेंज जो है वो आपका क्या आ चुका है g के बराबर आ चुका है, मतलब ये जो रेडियस है ये किसके बराबर आ चुका है g के बराबर। अब अगर आप यहाँ पे 2 लोगे तो क्या आने वाला है बताओ, यहाँ पे 2 जब लोगे तो इस जगह पे आपका सिर्फ
वेलोसिटी चेंज होगा तो रेंज इसके लिए क्या होगा, ये आपका ए के लिए रेंज है, मतलब रेडियस है, ये बी के लिए जो रेंज होगा वो क्या होगा, देखो ये रहा आपका बुलेट जिसको कि फायर किया गया है विद 45 डिग्री, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 2 का कंपोनेंट इधर कर लो तो 2 cos 45 मतलब 2/1/√2, और इधर भी क्या हो जाएगा 2/√2, ठीक है। तो ये cos वाला क्या है 2 × 1/√2, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट से। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2 × uy/g, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है 2/√2/g। चलो यहाँ से सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका √2 × √2 कितना होगा 2, तो ये और ये कट जाएगा तो एक 2 को कट कर देगा, ओके। ऊपर क्या बचा है 4/1/g, तो g ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा 4g। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है, एक में g और दूसरे में 4g, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया क्या आएगा बोलो, एरिया πr a का स्क्वायर, और उसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ बी क्या होगा πr b का स्क्वायर, यस। अब दोनों को डिवाइड करना है हमें, तो क्या करना होगा πr a का स्क्वायर अपॉन πr b का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। r a कितना है, r a आपका यहाँ पे है g है, g का स्क्वायर अपॉन में r b कितना है 4g है, उसका स्क्वायर कितना होगा 16 g स्क्वायर कट गया 1:16। ये रेशियो आपका पूछा गया था जेईई 2019 के अंदर। देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, पहले आपको रेडियस रेंज निकलवाया, उस रेंज से आपको एरिया निकलवाया और दोनों के एरिया निकाल के आपको डिवाइड करवाया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है बस उसी कॉन्सेप्ट के अंदर से सारे क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है। फटाफट लिखो इसको। चलो अब शुरू करने वाले हम रिलेटिव मोशन। प्रोजेक्टाइल का काम कंप्लीट हो चुका है, रिलेटिव मोशन का जो है हम छोटे मोटे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं आज, और उसके बाद कल है इसका महासंग्राम, कल ख़त्म कर देंगे और उसके बाद एनएलएम चालू हो जाएगा। उससे पहले आपको सब कुछ ख़त्म कर लेना है, जो भी काइनेमेटिक्स के अंदर का है पार्ट वो ख़त्म कर लेना है। हो सके तो मैं बेसिक मैथ भी अभी देने वाला हूँ, तो बेसिक मैथ जो है वो आप कर सकते हो जिनको ज़रूरत है। कुछ बच्चों का कहना था कि बेसिक मैथ का भी करवाना है। ओके, तो प्रोजेक्टाइल ख़त्म हो गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बच गया सिर्फ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन आज चालू कर रहे हैं। अब तो रिलेटिव मोशन क्या होता है, सबसे पहली बात कि कुछ चीज़ें जो है आपकी रिलेटिव ही होती है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है ये इससे कितना दूर है, इसी चीज़ को हम डिस्प्लेसमेंट से दिखाते हैं। मतलब पॉइंट ए पॉइंट बी से कितना दूर है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिलेटिव होता है किसी के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं बात करूं कि ये कोई मोशन है, अभी हम एनएलएम में भी पढ़ेंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो सब के सब रिलेटिव टर्म है। सबसे पहले तो ये लिखो जो आपने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड ये जो एक्सीलरेशन होता है आर द रिलेटिव टर्म्स। क्या है ये, रिलेटिव टर्म्स। अब रिलेटिव का मतलब क्या है वो समझते हैं। रिलेटिव का मतलब ये है कि किसी एक के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो उसकी वेलोसिटी कुछ और हो सकती है, अब दूसरे के रेस्पेक्ट में बात करूं तो इसकी वेलोसिटी कुछ और हो सकती है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव। मतलब एक फ्रेम के रेफरेंस में कुछ और हो रहा है, दूसरे फ्रेम के रेफरेंस में कुछ और हो रहा है। मतलब ये जो है एक्चुअल में रिलेटिव है, ये अब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। जैसे कोई बोले कि मेरा नाम सोहन है, तो अगर कोई राम पूछेगा तो उसका नाम सोहन ही रहेगा, मैं पूछूंगा तो भी उसका नाम सोहन ही रहेगा, या आप पूछोगे तो भी उसका नाम सोहन रहेगा। तो डेट इज अब्सोल्यूट। बट रिलेटिव क्या है, रिलेटिव ये है कि आप सपोज करो आप स्कूल जा रहे हो, आप बोल रहे हो दूसरा नाम, घर आ रहे हो आप दूसरा नाम, अमेरिका गए वहाँ दूसरा नाम, भारत आए दूसरा नाम, तो आप अपने नाम को रिलेटिव बना दिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट प्लेसेस, है ना। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग चीज के रेस्पेक्ट में आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, अलग अलग चीज के रेस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी चेंज होता है, एंड द एक्सेलरेशन वो भी चेंज होता है। दे ऑल आर एक्चुअली फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये सब के सब क्या है,
ये जो भी है आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन, ये सब के सब क्या है, दे आर ऑल फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, फ्रेम पे डिपेंड करता है, किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप बात करना चाह रहे हो, उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपको अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से दिखेगी। सपोज करो, इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, मान लो ये रहा रोड, इस पे ये रहा कार ए चल रही है, ये रहा कार बी, ये इधर चल रही है। अब मान लो यहाँ पे एक पेड़ है, आराम से यहाँ पे सो रहा है, और सपोज करो यहाँ एक बैठने वाला लगा हुआ है, यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है। ओके, तो ये जो है, ये बच्चा बैठा हुआ है, ये जो है पेड़ भी यहाँ पे स्थिर है, लेकिन अभी देखना ये चीज जो है ये चलने लग जाएगा। कैसे चलेगा, क्योंकि ये सब जो है फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अभी हम समझते हैं किस तरीके से। देखो, ये सपोज करो ये जो कार ए है, ये मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है। जो कार बी है, ये सपोज करो 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट भी मैं लिख ही देता हूं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सपोज करो 40 मीटर है, और ये जो कार ए है, ए और ये जो आदमी है इसके बीच की जो दूरी है ये 5 मीटर है। जो आदमी है इसके और इस ट्री के बीच की जो दूरी है ये 80 मीटर है। ठीक है, और ये जो बी है इसके और इस ट्री के बीच की जो दूरी है वो सपोज करो कितना मैंने दिया है, कार ए से ये 40 है, कार ए से ये 40 है, और ये 5 है, तो 40 माइनस 5 इतना सा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका 35, और तो ये कितना हो जाएगा 35। तो अब सपोज करो ये जैसे ट्री है, इसका पूछा जाए कि ये जो ट्री है इसकी डिस्प्लेसमेंट या फिर इसकी जो पोजीशन है वो ए कार से ये कितनी दूर है, और या फिर पूछ सकता है कि बी से कितनी दूर है, या फिर इस मैन से कितनी दूर है। तो जिससे पूछा जाएगा उसके रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट ट्री विद रेस्पेक्ट टू दिस मैन, कितना हो जाएगा, देखो कितनी दूर पे है 80 मीटर। अब यही चीज अगर मैं पूछूं किसके रेस्पेक्ट में, कार ए के रेस्पेक्ट में, ट्री का किसके साथ, कार ए के साथ, कितना हो जाएगा, देखो ए के साथ ये कितनी दूर है, ये 80 और ये 5, 80 प्लस 5 85 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो मतलब जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये एक्चुअली रिलेटिव टर्म बन रहा है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे ट्री जो है मैन से अलग डिस्प्लेसमेंट पे है, और ये जो है कार ए से अलग डिस्प्लेसमेंट पे है, यही जो है कार बी से फिर 35 मीटर की डिस्प्लेसमेंट पे होगा। तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट हो रहा है। अब सपोज मैं बात करता हूँ वेलोसिटी ऑफ ट्री, ऐसे तो आपको लग रहा है कि ट्री रुका हुआ है, लेकिन अभी देखो ट्री चलने लग जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ट्री ऐसे तो क्या लग रहा है आपको 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू कार ए, कौन सा, कार ए, तो क्या करोगे, इसका एक फंडा होता है, किसी भी अगर मैं लिखना चाहूँ किसी भी तरीके से किसी भी वेलोसिटी का लिखना है हमें, इसका एक फंडा होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये अगर हमें लिखना है तो क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये फंडा आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू कार ए, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ व्हाट, कार ए। तो आप देखो वेलोसिटी ऑफ ट्री 0 है, माइनस कार कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि ट्री की जो डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ है, कितनी, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे ये फील हो रहा है पीछे की तरफ, क्योंकि ये जो कार आगे की तरफ मूव करेगा तो इस जगह पे कोई भी आदमी अगर बैठा होगा उसे लगेगा कि वो खुद पीछे की तरफ जा रहा है। इस चीज़ को मैं फील करवा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सपोज करो ये कार ए है, ये कार बी है, ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो अगर इसमें जो बैठा हुआ आदमी है ये इस तरह से देखे कार बी को, सिर्फ कार बी को देखे, रोड को देखे ही नहीं, ठीक है, सिर्फ कार बी को, सामने कार बी है, मैं ए में खड़ा हूँ,
तो बी को मैं सिर्फ देख रहा हूँ, रोड को बिल्कुल नहीं देख रहा। वो 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब वो बहुत तेज आगे बढ़ेगा और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। तो क्या हमें लगेगा कि वो मेरे से दूर हो रहा है। दूर हो रहा है मतलब हमें लगेगा कि वो जो है वो स्टिल है, लेकिन मैं पीछे जा रहा हूँ, मतलब दूर हो रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज लगता है। तो पीछे जा रहा हूँ मतलब माइनस की डायरेक्शन में, तो यही है माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू कार ए। सिमिलरली इसके लिए भी अगर निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ व्हाट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर यहाँ निकाला जाए तो 20 माइनस 40, मतलब 20 क्यों, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, 20 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो बैठा हुआ आदमी होगा उसको बी क्या लगेगा, बी क्या लगेगा कि मैं इससे पीछे जा रहा हूं। अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए करें, बी में बैठा हुआ आदमी क्या सोचेगा, मैं खुद आगे जा रहा हूं। वो कैसे पता चलेगा, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का कितना है 40 माइनस 20, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। प्लस में आया ना, इसका मतलब इसे लगेगा कि ये आगे जा रहा है, इसे लगेगा कि ये पीछे आ रहा है। ट्री को लग रहा है कि वो पीछे आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, बी के रिस्पेक्ट में भी ये पीछे आ रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब क्या है, रिलेटिव टर्म है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऑल द टर्म्स आर रिलेटिव, दे आर ऑल व्हाट, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। किस फ्रेम में बात किया जा रहा है उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो चीजें चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं ढंग से, और उसके बाद हम एक दो प्रॉब्लम करके आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं इस पे। सपोज हमारे पास तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए, बी एंड सी, और आपके पास वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, वेलोसिटी ऑफ बी दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, और फिर वेलोसिटी ऑफ सी दिया हुआ है 6k कैप। ये दिया हुआ है आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी विद रिस्पेक्ट टू सी एंड सी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये तीनों आपको निकालना है। निकालो फटाफट, सिंपल है। ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालने में क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए लिखो माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करो, बस बात खत्म। इससे सिंपल कोई तरीका नहीं है। कई जगह आपको बताया जाएगा एक को रोक दो दूसरे को चला दो, आप फंस जाओगे उसमें। ठीक है, इससे सिंपल आपको तरीका नहीं मिलेगा। वैसे आपको जो सूट करता है आप वो यूज कर सकते हो। ओके, मैं इसको बहुत सिंपल समझता हूं इसलिए मैं ये बताता हूं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या मतलब है, सिंपल, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए बी बोलने का क्या मतलब है, ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड को क्या माना जाता है, एब्सोल्यूट रेस्ट पे, जीरो पे, इसलिए हम इसको वेलोसिटी ऑफ ए डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, देखो ये है 2i कैप प्लस 3j कैप, और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, ये है पूरा, लिख दो इसको 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। अब इसको सॉल्व कर दो, सिंपल क्या हो जाएगा, i कैप वाला i कैप के साथ 2 माइनस 3 माइनस i कैप, j कैप वाला j कैप के साथ 3 माइनस 4 माइनस j कैप, और उसके बाद k तो है नहीं तो मतलब 0 है, 0 माइनस 1। अच्छा, बीच में माइनस भी है, ये तो गलत हो जाएगा, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस माइनस को भी तो खोलना है। क्या आएगा ये देखो 2i कैप प्लस 3j कैप, उसके बाद ये माइनस इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस 3i कैप, माइनस इंटू माइनस प्लस 4j कैप, और फिर माइनस इंटू प्लस प्लस k कैप। ठीक है, अब करो, ये 2i कैप 3i कैप माइनस है, 2 माइनस 3 माइनस i कैप, 3 प्लस 4 7j कैप, और फिर यहाँ k कैप है ही नहीं तो प्लस k कैप, सिंपल। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। अब यही चीज अगर आप वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालोगे तो जस्ट अपोजिट आना चाहिए, जस्ट अपोजिट आना चाहिए। a विद रिस्पेक्ट टू b जो आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट आना चाहिए। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, क्यों जस्ट अपोजिट आना चाहिए, क्योंकि a जैसे सपोज करो यहाँ a है, ये b है, ये a आगे चल रहा है, मान लो b भी आगे चल रहा है, तो a के रेस्पेक्ट में b क्या कर रहा है वो हमें पहले निकालना है, फिर b के रेस्पेक्ट में a क्या कर रहा है। सपोज करो इसको मैं अभी 0 बना देता हूँ, तो a के रेस्पेक्ट में b क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, तो b पे बैठा हुआ आदमी अगर देखे वो a को, ये आगे जा रहा है तो खुद को ये a को देख रहा है, अब बात कर रहा है b के रेस्पेक्ट में a, तो वो क्या लगेगा, पीछे जा रहा है। देखो a पे बैठा हुआ आदमी अगर b को देखे तो इसे क्या लगेगा, ये गैप बढ़ रहा है ना,
ये गैप बढ़ रहा है मतलब ये आगे जा रहा है, ठीक है, तो प्लस में वेलोसिटी दिखेगा इस। अब बी पे बैठा हुआ आदमी अगर देखे ए को तो क्या लगेगा इसे, ये जैसे जैसे दूर जाएगा इसे लगेगा कि ए पीछे जा रहा है, ठीक है, तो इस पे बैठा हुआ आदमी को क्या लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से हो रहा है। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो भी आ रहा है उसका जस्ट अपोजिट आना चाहिए। देखते हैं चेक करके, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, ये वाला चीज पुट करो इसको, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, और इससे आपको क्या घटाना है, वेलोसिटी ऑफ ए घटाना है। ए कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप, इसको आपको घटा देना है। चलो घटा दो, तो ये बन गया 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप। करो इसको, 3 माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3 माइनस 7k कैप 7j कैप और फिर प्लस k कैप। अब चेक करो इसको, k कैप सेम हो गया, माइनस इंटू प्लस, अच्छा यहाँ पे हमने गलत किया है, माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए और यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस सही है। देखो इस चीज का बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे आया हुआ है, देखो आई कैप यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में 7j कैप, यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस k कैप, यहाँ प्लस k कैप, दे आर जस्ट बोथ अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, ये बात समझ आ गया। तो अब आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c, या फिर वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a, या फिर वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a, सारे निकाल सकते हो आराम से। ये निकाल के आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो आपको क्या आ रहा है, ठीक है, आपस में आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो कि क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिव का 1D मोशन, और उस क्वेश्चन के बाद आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर देंगे। चलो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। एक बॉल यहां पे है जिसको कि इनिशियली 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया जाता है एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया जाता है। दूसरा बॉल यहाँ है, इसको जो है इनिशियली वेलोसिटी जो वो 20 मीटर पर सेकेंड दिया जाता है और एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शुरुआत में ये 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 0 मीटर पर सेकेंड पे है, बट इसको एक्सेलरेशन दिया जाता है। अब ये एक्सेलरेशन से क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। अब जो वेलोसिटी बढ़ेगी ये लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, तो क्या होगा, एक टाइम पे ये अगर कॉलिनियर है तो क्या करेगा, ये इस पे जाके टकरा जाएगा। तो आपको निकालना है वो टाइम जबकि ये इस पे जाके टकरा जाएगा, वो टाइम आपको फाइंड करना, टाइम ऑफ कॉलिजन, टाइम ऑफ कॉलिजन आपको निकालना है। निकालो। टाइम आफ्टर विच इट विल कोलाइड। दो तरीके से करेंगे, मेथड 1 एंड 2, एक सिंपल मेथड और दूसरा रिलेटिव का मेथड, ठीक है। पहला मेथड देखो क्या कहता है, ये बॉल है, इसको यहां टकराना है एग्जैक्टली, जब तक ये बॉल यहां आएगा तब तक ये बॉल आगे बढ़ जाएगा। अब मान लेते हैं कि आफ्टर टी टाइम जो है ये पीछे वाला बॉल ए मान लो, इसको बॉल ए जो है बी में टकरा गया। जब बॉल ए बी में टकरा गया आफ्टर टी टाइम, तो टी टाइम में ये भी तो कुछ आगे जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो है यहां से x यूनिट आगे गया, कितना, x यूनिट, और ये जो है आफ्टर टी टाइम यहां से लेकर यहां तक आ गया, तभी तो टकराएगा, इससे अलावा तो कोई उपाय नहीं है इसके पास। तो ये इसके बीच का दूरी भी दिया हुआ है आपको, सपोज ये 100 है, 100 मीटर, ओके। ये x यूनिट आगे आया और ये कितना आगे आएगा, 100 तो आएगा ही और x दोनों ही आएगा, तो मतलब ये a जो है आपको कितना आएगा, 100 प्लस x यूनिट आगे आएगा। ये भी t टाइम में आया है और ये भी t टाइम में आया है, तभी तो दोनों आपस में टकराएगा, ठीक है। तो देखो 4a, अगर मैं बात करूं 4a के लिए बात करूं, s इसका कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 प्लस x, तो s इक्वल टू होता क्या है बोलो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, आपको पता है। तो s कितना है इसके लिए, 100 प्लस x इक्वल टू u क्या है इसका,
u इनिशियल 0 है तो 0 इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a एक्सेलेरेशन कितना है 2 है इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर होगा, ये 0 है तो इसको 0 बना दो, ये बन गया आपका 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कट गया, ये बन गया टी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है आपका बी वाला पार्ट, ये एक्सेलेरेशन 0 है, सिर्फ ओनली इसका स्पीड है, स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड से सिर्फ चल रहा है, सिंपल स्पीड इंटू टाइम कर दो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आ जाएगा, या फिर इस पे भी लगाओगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए 0 करोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला चीज आ जाएगा। तो बी के लिए अगर बात करूं 4b जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है वो टाइम कितना लग रहा है टी इंटू स्पीड कितना है इसका 20, तो ये क्या हो गया 20t। क्लियर है, बोलो 20t जो है कितना है x यूनिट, इसको हम क्या बोलेंगे x यूनिट। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा बोलो, टाइम अगर आप यहाँ से निकालना चाहो या फिर x को ही लिख दो, यहाँ पे 20t है, x की जगह पे यहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, हमें टाइम ही तो निकालना है, तो सिंपल x का वैल्यू कितना है 20t, यहाँ पुट कर दो, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पुट कर दो, तो क्या बनेगा ये 100 प्लस 20t इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इन सबको इधर लेके आ जाओ, क्या बनेगा ये टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, टाइम बराबर क्या होगा बोलो माइनस ऑफ माइनस बी, तो ये हो गया 20 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए कितना है 1, सी कितना है माइनस 100 अपॉन 2a, 2 इंटू ए, क्या बन जाएगा 20 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, और इधर भी माइनस माइनस प्लस 400 प्लस 400 800 अपॉन में 2। फाइनली इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा देखो 20 प्लस माइनस 20 रूट 2 अपॉन 2, ये से कट जाएगा 10, ये भी कट जाएगा 10, बन गया 10 प्लस 10 रूट 2, और एक क्या बन जाएगा 10 माइनस 10 रूट 2। लेकिन इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 21, तो 10 माइनस 10 इंटू रूट 2, रूट 2 कितना होता है 1.4, तो 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो आ जाएगा आपका 14, तो 10 माइनस 14 ये क्या होगा ऑलमोस्ट नेगेटिव क्वांटिटी, और समय कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इसको आपको क्या करना है डिस्कार्ड करना होगा। ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा 10 प्लस 10 रूट 2। ठीक है, इतना टाइम आपको लग रहा है इसको मीट करने में, ये हो गया मेथड 1। अब हम करेंगे मेथड 2 जो क्या है रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझते हैं। देखो सारे टर्म को आपको रिलेटिव में लिख देना है एंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देना है, सिंपल। ठीक है, मतलब कि तीन जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो तीनों के तीनों वैलिड है अगर आप सारे टर्म्स को रिलेटिव में लिखते हो। देखो सपोज करो मैं लिख रहा हूँ b को इसमें टकराना चाहता हूँ या फिर a को इसमें टकराना चाहो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ b लिखना चाहता हूँ, देखो रिलेटिव टर्म्स में लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो वेलोसिटी ऑफ b कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ a कितनी है 0, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, रिलेटिव लिख रहे हैं हम। एक्सेलेरेशन ऑफ b, एक्सेलेरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ b कितनी है 0, एक्सेलेरेशन ऑफ a कितनी है 2, 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ b किधर क्या करना पड़ेगा बताओ, इससे टकराना है, क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे आना पड़ेगा, कितना 100 मीटर, तभी तो टकराएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितना है माइनस 100 मीटर। अब लगा दो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपका टाइम निकल आएगा। s कितना है माइनस 100 इक्वल्स टू u कितना है वेलोसिटी दैट इज 20, t टाइम बाद हम मान के चलते हैं टकराएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a कितना है माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ये बन गया आपका माइनस 100 इक्वल्स टू 20t, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से ध्यान रखना है, माइनस टी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा देखो टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 100 इक्वल्स टू 0। क्या ये सेम इक्वेशन बन गया क्या, टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 100 इक्वल्स टू 0, इसका टाइम यहाँ से हमने निकाला है अभी। तो सेम इक्वेशन बन चुका है। ये हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा के काफ़ी आसान कर लेते हैं। इतना बड़ा सा
ये जो है सॉल्व करने का तरीका हम नहीं अपनाएंगे। ठीक है, रिलेटिव करके हमारा सारा चीज़ क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और रिलेटिव में अगर आपने सारे टर्म्स को लिख दिया है तो आपकी जो भी चीज़ है, जो भी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो सब के सब वैलिड है। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही करेंगे। रिलेटिव मोशन की शुरुआत हो चुकी है। अगले लेक्चर में जो है आपको रिलेटिव मोशन में और आगे बढ़ेंगे। रेनमैन प्रॉब्लम है, रिवर बोट प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम करेंगे। आप यहाँ तक जो है डीपीपी करते रहो, क्वेश्चन करते रहो और डाउट्स में कमेंट्स में पूछते रहो आपको जो भी प्रॉब्लम हो।